कभी सोचा है कि आज से करीब 4,500 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी? एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक जमीन के नीचे एकदम खामोशी से दबी रही। एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके वजूद को हम सब पूरी तरह से भूल चुके थे। तो चलिए आज उसी खोई हुई दुनिया की कहानी को फिर से जिंदा करते हैं। अब जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां कोई राजा नहीं है, कोई आलीशान महल नहीं, कोई बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं, और फिर भी शहर के शहर एकदम डिसिप्लिन और शांति से चल रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। हाँ, यही वो एक सवाल है जो आज भी दुनिया भर के हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कौन था जो इन शहरों को चला रहा था? कौन थे ये लोग? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? और इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो जानते हैं क्या है? कि जब भारत की इस महान विरासत की खोज हुई, उस वक्त भारत खुद गुलाम था। मतलब अपना इतिहास कोई और लिख रहा था। तो चलिए अब उस लंबी और खामोश राह पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खोई हुई दुनिया लगभग कह सकते हैं कि एक गलती से दोबारा दुनिया के सामने आई। और ये बात इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, ये खोज कोई एक दिन का चमत्कार नहीं थी। नहीं, ये तो सदियों तक जमीन के नीचे दबी एक खामोश सच्चाई थी जो बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1826 से। कल्पना कीजिए, एक अकेला अंग्रेज यात्री है, चार्ल्स मेसन, पंजाब के एक बिल्कुल अनजान से इलाके हड़प्पा में घूम रहा है और उसे वहां कुछ अजीब से मिट्टी के टीले नजर आते हैं। उसे एक एहसास होता है कि इन टीलों के नीचे कोई बहुत पुराना राज दबा है, पर उसकी बातों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और फिर आता है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। साल था 1856। लाहौर से कराची तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और मजदूरों ने क्या किया? पटरी के नीचे बिछाने के लिए उन्हीं टीलों को खोदना शुरू कर दिया। सोचिए, हजारों साल पुरानी पक्की ईंटें, एक महान सभ्यता की निशानियां, एक एक करके रेलवे लाइन के नीचे दबती चली गईं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद वो सच पूरी तरह से मिटा नहीं था। नहीं, वो टीले अब भी इंतजार कर रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये हुआ 1921 में। एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक प्रॉपर खुदाई शुरू की। और फिर ठीक अगले ही साल राखाल दास बनर्जी की टीम ने सिंध में एक और टीले की खुदाई शुरू की, जिसे लोकल लोग मुर्दों का टीला यानी मोहनजोदाड़ो कहते थे। और बस जैसे जैसे जमीन से धूल हटती गई, इतिहास की एक एक परत खुलती चली गई। और जो निकला वो कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे। नहीं, ये पूरे के पूरे शहर थे। और कितने पुराने? उतने ही जितने मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बात सिर्फ पुराने होने की नहीं थी, कई मायनों में ये उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड, कहीं ज्यादा मॉडर्न थे। और फिर आया वो साल 1924। ये एक ऐसी तारीख थी जिसे इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना था। इसी साल लंदन के सबसे माने हुए अखबारों में से एक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे, सर जॉन मार्शल, उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सचमुच पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भारत की जमीन पर एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड सभ्यता के सबूत मिले हैं। बस इस एक अनाउंसमेंट ने दुनिया भर की हिस्ट्री की किताबों को हिलाकर रख दिया। अब भारत का इतिहास सिकंदर के आने से नहीं बल्कि उससे भी हजारों साल पहले से शुरू होता था। लेकिन अब दुनिया के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। असली सवाल तो कुछ और था कि आज से लगभग 5,000 साल पहले ये लोग इतने मॉडर्न, इतने आगे कैसे थे। देखिए, ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। इनकी सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये थी जबरदस्त अर्बन प्लानिंग। और तो और पूरे के पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप का इस्तेमाल होता था, जो बताता है कि ये कितना ऑर्गेनाइज समाज था। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, ओहो, वो तो कमाल का था। जरा सोचिए, लगभग हर घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बहकर सीधा शहर के बाहर।
ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे अपनाने में यूरोप को भी हजारों साल लग गए थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो पता है क्या है कि इतनी खुदाई के बाद भी यहां ना तो कोई आलीशान महल मिला, ना कोई बहुत बड़ा मंदिर और ना ही किसी राजा महाराजा की मूर्ति। तो सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आ जाता है कि इतनी डिसिप्लिन्ड और डेवलप्ड सभ्यता को आखिर चला कौन रहा था। और एक राज ऐसा है जो आज भी इतिहास के लिए एक पहेली बना हुआ है। वो है इनकी भाषा, इनकी लिपि। हजारों मुहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है, पर आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर लिखा क्या है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं, पर हम उन्हें सुन ही नहीं पा रहे। तो ये सभ्यता जितनी रहस्यमयी तरीके से जी रही थी, उतनी ही खामोशी से दुनिया के नक्शे से गायब भी हो गई। तो फिर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, सालों तक तो यही माना जाता रहा कि किसी बाहरी हमले ने, किसी आक्रमण ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन जो नई रिसर्च है वो बताती है कि सच्चाई शायद कुछ और ही है। ये सभ्यता किसी युद्ध में नहीं हारी थी, ये प्रकृति से हारी थी। नदियां सूखने लगी, मॉनसून का पूरा पैटर्न बदल गया और धीरे धीरे खेती बाड़ी पर असर पड़ने लगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों ने इन शानदार शहरों को नहीं छोड़ा, बल्कि इन शहरों ने लोगों का साथ छोड़ दिया। जब जीने के लिए पानी और अनाज ही नहीं रहा तो शहर अपने आप वीरान हो गए। सभ्यता टूटी नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया। और आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की ये कहानी एक तरह से एक वार्निंग देती है। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। कि असली विकास सिर्फ ऊंची इमारतें बनाने में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में है। वो लोग बिना राजाओं के जिए, बिना बड़े युद्ध लड़े फले फूले और बिना कोई शोर किए इतिहास का एक बहुत गहरा सबक बन गए। अब ये हम सब पर है कि हम उस दबे हुए इतिहास से कुछ सीखते हैं या उसे फिर से यूं ही दफन हो जाने देते हैं।